136। दूसरी मोहन मंत्रणा। महाबलाधिकृत सुमन के अधिकरण में मोहन गृह में वज्जीकरण की समर मंत्रणा हुई। संधि वैग्राहिक जयराज ने अपना विवरण सुनाते हुए कहा, यद्यपि ये सत्य है कि मगध सम्राट के पास उत्तम सेनापति और अच्छे सैनिक नहीं हैं तथा उसकी सेना में बहुत छिद्र हैं, फिर भी आर्यवर्षकार का तूषणी युद्ध और आर्य चंडभद्रिक की व्यूह योजना अद्वितीय है। हम यदि तनिक भी असावधान हुए तो हमारा पतन निश्चित है और हमारे साथ उत्तर पूर्वीय भारत के सब गणराज्य नष्ट हो जाएंगे। यह स्पष्ट है कि मगध सम्राट की संपूर्ण शक्ति इन दोनों ब्राह्मणों के हाथ में है और यही मागध राज्य सत्ता को साम्राज्य के रूप में संगठित कर रहे हैं, जो आर्यों की पुरानी कुत्सित राजव्यवस्था है। आर्यों के साम्राज्य इसीलिए सफल हुए हैं कि उनमें आर्यों के शीर्ष स्थानीय क्षत्रिय और ब्राह्मण एकीभूत हो गए थे और निरीह प्रजावर्गीय संकर जातियों का कोई आश्रय ही न था। परंतु अब वो बात नहीं है। शिशुनाग वंश आर्य नहीं है, वो अपने ही स्वर्गीय जनों पर सम्राट होकर रह नहीं सकते। ये आर्य ब्राह्मण जो उस मूर्ख राजा की आड़ में आर्यों के ढांचे पर साम्राज्य गांठ रहे हैं, वो अंततः विफल होगा। परंतु अभी वो यदि वैशाली को आक्रांत करता है और उधर प्रद्योत का भी पतन हो जाता है तो हमारी संपूर्ण गण भावना नष्ट हो जाएगी और संपूर्ण जनपद फिर आर्यों के दासत्व में फंस जाएगा अथवा साम्राज्यवाद के मद में अंधे बिंबिसार जैसे जाति घातक ही उनके अधिपति बन बैठेंगे। ये अत्यंत भयानक बात होगी आयुष्मान। संपूर्ण जनपद के मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए हमें लड़ना और जय पाना होगा। सेनाधिनायक सुमन ने कहा, किंतु सेनापति, यदि सत्य देखा जाए तो हम गणराज्यों के विधाता भी तो ठीक ठीक जनपद मानवीय अधिकारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। हमने भी तो अपने गणराज्यों की राज्य व्यवस्था में आर्यों का बहिष्कार कर रखा है। सिंह ने गंभीरतापूर्वक कहा, ये है, परंतु इसके गंभीर कारण हैं तथा इस समय हमें केवल मूल विषय पर विचार करना है आयुष्मान। अब हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे भय के दो मध्य बिंदु हैं, एक ब्राह्मण वर्षकार और दूसरे आर्य चंडभद्रिक। एक तीसरा भय और है। वो कौन? सेनापति सोमप्रभ। वो एक मागध तरुण है जिसके स्थैर्य, रणा पांडित्य और विलक्षण प्रतिभा पर तक्षशिला के आचार्य और छात्र दोनों ही स्पर्धा करते रहे हैं। संभवतः वो मागध तरुण ही मागध सेना का संचालन करेगा। जयराज ने कहा, ये तरुण कौन है भद्र? उसका परिचय रहस्यपूर्ण है। संभवतः एक ही व्यक्ति उसका परिचय जानता है, पर उसने होठ सी रखे हैं। कौन व्यक्ति? आर्य मातंगी। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। तब फिर सम्राट ने इस अज्ञात कुलशील को इतना भारी दायित्व कैसे दे रखा है? चंपाई युद्ध में उसने असाधारण रण पांडित्य प्रदर्शन करके आर्यभद्रिक की प्रतिष्ठा बचाई थी। तो क्या सम्राट ने उसे सेनापति अभिषिक्त किया है? नहीं, मगध सेनापति चंडभद्रिक ही हैं। भद्रिक के शौर्य से मैं अविदित नहीं हूं। भद्रिक मेरा सहसखा है, मैं उसके सम्मुख असहाय हूं। वो महाप्राण पुरुष हैं। फिर भद्र, तू ऐसा क्यों कहता है कि श्रेणिक के पास अच्छे सेनापति नहीं है? सेनापति सुमन ने कहा, भंते सेनापति, आर्यभद्रिक की निष्ठा निस्संदेह ऐसी ही है, परंतु मगध में उनकी सी चली होती तो मगध सेना अजेय होती। परंतु सम्राट सदैव उन पर सशंक रहते हैं। वे समझते हैं कि कहीं चंडभद्रिक उन्हें मारकर सम्राट न हो जाए, जैसे अवंती अमात्य ने राजा को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बना दिया। यही सत्य है आयुष्मान। मैंने उसका कौशल देखा है। परंतु आयुष्मान सोमप्रभ कहाँ है? कुछ ज्ञात हुआ? मगध में तो यही सुना है कि वो देश विदेश में घूमकर ज्ञानार्जन कर रहा है। मगध में जो सब कहते हैं वो तो सुना, परंतु संधि वैग्राहिक जयराज क्या कहते हैं? जयराज हंस दिए। उन्होंने धीरे से कहा, जयराज कहता है वो सशरीर सदलबल वैशाली में उपस्थित है। जयराज की बात सुनकर सब आवाक होकर उनका मुंह ताकने लगे। सेनापति ने कहा, ये क्या कहता है आयुष्मान? सिंह ने उत्तेजित होकर कहा, ऐसा प्रबल शत्रु दल बल सहित वैशाली में उपस्थित है और हमें इसका ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान न होता तो कहता कैसे? वो है कहाँ?
मधुवन की उपत्यका में। कुछ रुककर उसने कहा, दस्यु बलभद्र ही सोमप्रभ है। क्षण भर के लिए सब स्तब्ध बैठे रहे। स्वर्णसेन विचलित हो गए। सिंह ने कहा, ठीक है, मैंने भी संदेह किया था। अच्छा, उसके पास सैन्य कितनी है? 50 सहस्त्र, कुछ अधिक ही। इनमें 10 सहस्त्र उत्कृष्ट अश्वारोही हैं। वे सब टुकड़ी बांधकर दस्यु वेश में संपूर्ण जनपद में फैले हुए हैं। दिन भर वे पर्वत कंदराओं में छिपे रहते हैं और रात्रि को आक्रमण करते हैं। ये सब मंजे हुए योद्धा हैं। उनमें कुछ राजमार्ग पर आते जाते राजस्व, अन्न और दूसरी युद्धोपयोगी वस्तुओं को लूट लेते हैं। कुछ किसानों में मिल उन्हें बलि न देने और विद्रोह करने को उकसाते हैं। कुछ नगरों, वीथियों, गुल्मों पर छापा मारकर लूटपाट करते हैं। इतना और भी भंते सेनापति, उसने मरुस्थल में धानवन दुर्ग बनाए हैं, जंगलों में वन दुर्ग और झाड़ियों से भरे घने गहन वनों में संकट दुर्ग बना लिए हैं। जहां दलदल है वहां पंख बनाए हैं और पर्वतों पर शैल। पर्वतों की उपत्यकाओं में निम्न और विषम तथा गौओं और शक्टों के चल दुर्ग बनाए हैं। ये सब सत्र हैं और शत्रु के छिपकर घात करने के साधन हैं। इन सब को यथावत निर्माण कर शत्रु कूट युद्ध कर रहा है। वो बहुत धन जन की हानि कर चुका है। तो इधर ब्राह्मण का तूषणी युद्ध और उधर आयुष्मान सोमप्रभ का कूट युद्ध। तो अब श्रेणिक बिंबसार के प्रकट युद्ध के कैसे समाचार हैं? कहता हूं भंते सेनापति, प्रथम तो ये कि उसने सोन, गंगा और बागमती के तट के सब दुर्गों की मरम्मत करा ली है तथा 16 नए दुर्ग निर्माण किए हैं। इन दुर्गों में साल के मोटे खंभों के तिहरे पिराकार हैं। प्रत्येक दुर्ग में 3 से 7 सहस्त्र तक शिक्षित भट, पादातिक, अश्वारोही, रथी और गजारोही हैं। अन्न, जल और अन्य सामग्री इतनी संचित है कि दुर्गवासी आवश्यकता होने पर 1 वर्ष तक उससे काम चला सकते हैं। ये विवरण सुनकर सेनाध्यक्ष ने कहा, इस अवस्था को देखते तो भद्रिक की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। सिंह ने कहा, हुआ, आगे कहो। जयराज ने कहा, उसने एक सुव्यवस्थित नौसेना भी तैयार कर ली है। इसमें 20 सहस्त्र नौकाएं हैं जो 3 प्रकार की हैं। एक दीर्घा, जिनकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 40 हाथ है। ये हाथियों और अश्वों एवं रथों को स्थानांतरित करती हैं। इनमें से प्रत्येक में 16 नाविक और 50 धनुर्धर बैठ सकते हैं। दूसरी चपला, जो शीघ्र चलने वाली, हल्की परंतु अच्छी सुदृढ़ है। इनमें 8 नाविक और 20 धनु खड्ग शूलधारी बैठ सकते हैं। आर्यभद्रिक की योजना ये है कि विजय का पूरा दायित्व नौवाहिनी पर ही केंद्रित रहे। सम्राट का कोष निसंदेह रिक्त था, पर सम्राट ने उसे परिपूर्ण कर लिया है। अनेक श्रेष्ठियों ने उसे भर दिया है। उनके शस्त्र और सैन्य भी हमसे अधिक उत्तम है, अथच हमारी तैयारियों का उसे यथेष्ट ज्ञान है। इसमें जो उसके गुप्तचर श्रमण ब्राह्मणों के रूप में बिखरे हुए हैं, उसकी बहुत सहायता कर रहे हैं। अंग को विजय कर लेने पर वहां के कूट दंत जैसे बड़े बड़े महाशाल ब्राह्मणों को उसने सम्मान और जागीर देकर अपने पक्ष में कर लिया है। और भद्दिए के मेढक सेठी की भांति चंपा के संपूर्ण वणिक भी श्रेणिक बिंबसार का यशोगान करते हैं। उन्होंने उसे 17 कोटि भार सुवर्ण दिया है। आर्यभद्रिक ने वहां जो व्यवस्था की है उससे सभी चंपावासी प्रसन्न हैं। उधर उसने अपने को श्रमण गौतम का अनुयायी प्रसिद्ध कर दिया है। गत बार जब श्रमण गौतम राजगृह गए तो वो निरभिमान हो 12 लाख मगध निवासी ब्राह्मणों और गृहस्थों तथा 80 सहस्त्र गांवों के मुखियों को लेकर गृध्रकूट पर पहुंचा। वहां से गौतम को अपने राजोद्यान वेणुवन में ले आया और वो उद्यान उसने गौतम को भेंट कर दिया। बिंबिसार इस प्रकार अपने को बड़ा धार्मिक, श्रद्धालु और निराभिमान प्रकट करके प्रशंसा का पात्र हो रहा है। इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि आज मगध सम्राट युद्ध करने के लिए सर्वापेक्षा अधिक सक्षम है। जयराज इतना कहकर चुप हुए। फिर उन्होंने कहा, उनकी कुछ संधियां भी हैं जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं। इनमें सबसे अधिक ये कि हम में से प्रत्येक लड़ेगा अपने संघ की स्वतंत्रता के लिए, परंतु मागधी सेना के सब सैनिक आर्य रज्जुलों के सैनिक की भांति नौकरी के लिए लड़ते हैं। ये सत्य है कि सम्राट ने चंपा से प्राप्त राजकोष एवं चंपा के सेठियों से प्राप्त सहस्त्र कोटि भार सुवर्ण प्राप्त करके अपना कोष परिपूर्ण कर लिया है। उसे अंग की लूट मार का माल भी बहुत मिला है। उसकी सेना भी हमसे अधिक है, परंतु उसकी बहुत सी सेना उसके बिखरे हुए तथा आरक्षित साम्राज्य की सीमाओं पर फैली हुई है। अभी अंग की आग भी दबी नहीं है।
वहां भी उसकी बहुत सी सेना फंसी हुई है। उधर अवंती और मथुरा का भय सर्वथा निर्मूल नहीं हुआ है, और सबसे अधिक ये कि मगध का प्राण वर्षकार हमारे हाथों में है। उसकी प्रत्येक चाल और गतिविधि से परिचित होना चाहिए। हमारी सेना के लिच्छवी सैनिक भी ये समझते हैं कि गण शासन उनका अपना सुख स्वातंत्र से भरपूर शासन है। यहाँ उनसे ना तो मनमाना कर लिया जाता है, न उनकी सुंदरी कन्याएं बलपूर्वक हरण करके महल में डाल दी जाती हैं, न उनके अच्छे रथ और उनके घोड़े छीने जाते हैं। वज्जी ब्राह्मण जेठों और गृहपति निगमों से हमें स्वेच्छा से सहयोग मिलने की आशा है। सब विवरण सुनकर सेनापति सिंह ने कहा, मित्र जयराज ने जो कुछ वक्तव्य दिया वो आपने सुना। अब मैं आपको अपनी सेना की स्थिति बताता हूँ। हमने मागधों के नदी तीर के प्रत्येक दुर्ग के सम्मुख 2-2 दुर्ग तैयार किए हैं। मिही तट पर तो हमने दुर्गों का तांता ही बांध दिया है। मिही के उस पार की भूमि मल्लों की है, वे हमारे मित्र हैं, अतः वहां हम मिही के उस पार उतर सकते हैं। आप देख चुके हैं कि मिही की धारा बहुत तीव्र है, इसलिए नीचे से ऊपर आने में नौकाओं को बहुत मंद चाल से जाना पड़ता है। अतः शत्रु हमारे इन दुर्गों पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। इसलिए हमें यहाँ अपनी रक्षित सैन्य और शस्त्रास्त्र संचित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इधर तो मल्लों की इस तटभूमि को मागध अपने उपयोग में नहीं ला सकते, और बहाव की ओर से मिही के मार्ग से हमारी सैनिक नौकाएं तीर की भांति शत्रु पर टूट पड़ सकती हैं। इस समय हमारे पास 2 सहस्त्र से अधिक सैनिक नौकाएं हैं, जिन पर 50 सहस्त्र भट डटकर युद्ध कर सकते हैं। आगामी 2 मासों में हम और भी 200 रणतरी बना लेंगे। उधर मगध को वज्जी पर आक्रमण करने के लिए बड़ी बड़ी नदियों को पार करना पड़ेगा। उनकी गतिविधि को रोकने के लिए हमें नौकाओं की अत्यंत आवश्यकता होगी। वास्तव में सत्य यही है कि इस युद्ध में हम नौकाओं द्वारा ही विजयी हो सकते हैं। इस संबंध में हमें एक ये सुविधा है कि मगधों की अपेक्षा हमारे पास मल्लाहों के कुल अधिक है। बेगार और असुविधाओं के कारण तथा वज्जी तंत्र में स्वतंत्रता, भूमि तथा अन्य सुविधा पाने से मगध के बहुत मल्लाह कुल वज्जी में आ बसे हैं। ये आप जानते हैं कि हमारे मल्लाह दास नहीं हैं, वे सुखी संपन्न और हमारे गण के सहायक हैं। उनके जेठकों ने स्वेच्छा से ही अपनी सेवाएं हमें समर्पित की हैं। हमारे गांधार मित्र काप्यक की सम्मति से हमने एक विशेष प्रकार की हल्की रणतरी बनाई है, जिनका कौशल गुप्त रखा गया है। ये हमें नौ युद्ध में अति महत्वपूर्ण सहायता देंगी। हाथियों, रथों व अश्वों को पार कराने के लिए विशाल नौकाएं तथा उत्तम घाट बना लिए हैं। अब यदि हम दक्षिण और पूर्वी सीमा पर दृष्टि देते हैं तो हमारी पदाति सेना लगभग मगध सेना के समान ही संगठित एवं संख्या में बराबर है तथा उनकी शिक्षा आधुनिक गांधार पद्धति पर की गई है। अश्व, रथ, गज हमारे पास मागधों से कम अवश्य हैं, परंतु अवंती और मथुरा में बहुत सी मागधी अश्वरोही तथा गज सेना वहां फंसी है। समय पर उसकी सहायता संभव नहीं है। फिर हमारे पास 9 मल्लगण और 18 काशी कोल के गणराज्यों का अक्षुण बल है। सब मिलाकर हम 2.25 अक्षौहिणी सेना समर में भेजने की आशा करते हैं। अब नौबलाध्यक्ष स्यमंतक ने कहा, मित्र, सिंह ने जो अपना बल परिचय दिया है उसके संबंध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में हम मागधों से अधिक सुगठित हैं। हमें ये जान लेना चाहिए कि दक्षिण का युद्ध ही निर्णायक युद्ध होगा, और मैं अपने मित्र काप्यक और उसके गांधार वीरों की सहायता से, जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत आशान्वित हूं। मैं कह सकता हूं कि हमें मिही तटवर्ती दुर्ग और रणतरियां ही सफलता प्रदान करेंगी। मागध सब बातों का प्रत्युत्तर रखता है, पर हमारी उन 2 सहस्त्र रणतरियों का उसके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है। काप्यक ने कहा, भंते, सेनापति और मित्रगण ये जानकर प्रसन्न होंगे कि मुझे समाचार मिला है कि गांधार से जो वैद्यों और भट्टों का दल चला है वो 2 ही 4 दिन में यहाँ पहुँचने वाला है। यहाँ मैं नौका युद्ध का एक रहस्य निवेदन करता हूँ, जिसे मैंने भली भांति निरीक्षण किया है। मिही नदी दिधिवारा के पास गंगा में मिलती है, परंतु सेना उससे बहुत नीचे पाटली ग्राम के सामने है। इससे मागधों को तो हम भरपूर हानि पहुंचा सकते हैं, पर वे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस पर सेनापति सिंह ने कहा, तो भंते सेनापति, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम अब तैयार हैं और हमें मागधों के आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए तथा अवसर पाते ही प्रथम आक्रमण कर देना चाहिए। पहले आक्रमण के लिए तट की सेना, नौकाओं और हाथियों को पहले तथा रथों, अश्वों और पदातिकों को बाद में प्रयुक्त करना चाहिए, और मिही की रक्षित सेना को उस समय
जब शत्रु थक जाए। इस पर महाबलाध्यक्ष सुमन ने कहा, तो आयुष्मान ऐसा ही हो, तू सैन्य को तैयार रख और अवसर पाते ही आक्रमण कर। मैं अमात्य वर्षकार और उनके सहायकों को बंदी करने की आज्ञा प्रचारित करता हूं। 137 युद्ध विभीषिका। वैशाली में आतंक छा गया। मगध महामात्य, ब्राह्मण वर्षकार और ब्राह्मण सोमिल, अनुचर कलत्र और बटुक वर्ग सहित बंदी कर लिए गए। नंदन साहू, सेठी कृतपुण्य भी बंदी हो गए। उनका घर द्वार सभी राज सैनिकों ने अपने अधीन कर लिया। सेठी पुत्र पुंडरीक को आचार्य गौड़पाद के दायित्व पर उन्हीं के घर में दृष्टिबंधक कर लिया गया। नगर के घाट, द्वार, राजमार्ग सभी बंद कर दिए गए। बाहर जाने आने के लिए सैनिक आज्ञा पत्र लेना अनिवार्य हो गया। अंतरायण के सब खाद्य भंडारों पर सैनिक अधिकार हो गया। विदेशियों की बारीकी से छानबीन होने लगी। बहुत जन संदिग्ध पाए जाकर बंदी बना लिए गए। जलाशय, कूप, राजमार्ग, वीथी, दुर्ग, द्वार, तोरण, स्तंभ, बुर्ज सभी पर सैनिकों का अनवरत पहरा बैठा दिया गया। सब स्वस्थ वयस्क पुरुष अनिवार्य रूप में सैनिक बना दिए गए। संपूर्ण गृह और व्यवहार उद्योग युद्ध उद्योगों में परिणत हो गए। शस्त्रास्त्र और कवच एवं विविध युद्ध साधनों का रात दिन निर्माण होने लगा। लिच्छवी तरुणियां भी सेवा सेना में भर्ती होकर शुश्रूषोपचार की शिक्षा पाने लगीं। सेना को शस्त्र बांट दिए गए। उनकी टुकड़ियां नगर के भीतर बाहर चलती फिरती दृष्टि पड़ने लगी। सारे नगर में सैनिक अनुशासन की व्यवस्था कर दी गई। आज्ञा उल्लंघन के लिए मृत्युदंड घोषित कर दिया गया। वैशाली के मनमौजी और स्वभाव ही से हंसोड़ लिच्छवियों के मुखों पर हास्य विनोद के स्थान पर चिंता, व्यग्रता और उद्वेग दिख पड़ने लगे। तरुण भट्ट अपने अपने शस्त्र चमकाते, अश्व कुदाते, बढ़ बढ़कर बातें बघाड़ते, इधर उधर घूमते दिख पड़ने लगे। बहुत लोग बहुत भांति की बातें करते। कोई दस्यु बलभद्र की अद्भुत सर्वत्र गमन की शक्ति सत्ता को खूब बढ़ा चढ़ाकर कहता। कोई मगध सम्राट की कामुकता, वीरता तथा साम्राज्य लिप्सा की आलोचना करता। बहुत जन इस युद्ध का संबंध अम्बपाली से जोड़ते। अम्बपाली के आवास की आभा भी फीकी पड़ गई। सैनिक नियमों के आधार पर उसके आवास में सार्वजनिक प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। अम्बपाली के आवास को विशेष रीति पर सैनिक निरीक्षण और संरक्षण में रख दिया गया। राजकोष, महत्वपूर्ण लेख और बहुमूल्य सामग्री भूमिगर्भ स्थित भूग्रहों में रख दी गई। वैशाली के सब आबाल वृद्ध विचलित, व्यग्र और आशंकित हो उठे। युद्ध की विभीषिका ने उन्हें विमूढ़ कर दिया। 138 मागध स्कंधावार निवेश। वास्तुशिल्पियों ने वार्धकजनों के सहयोग से मुहूर्तिकों से अनुशासित हो आर्यभद्रिक के आदेश और विकल्प से पाटलीग्राम के पूर्वी स्कंध पर गंगा और मिही संगम के ठीक सम्मुख तट से तनिक हटकर लंबे परिमाण में गोलाकार मागध स्कंधावार निवेश स्थापित किया। उसमें 4 द्वार, 6 मार्ग, 9 संस्थान बनाए गए। स्कंधावार चिरस्थायी था। इस विचार से खाई, परकोटा और कुछ अटारियां भी बनाई गई थीं तथा एक मुख्य द्वार का निर्माण भी किया गया। स्कंधावार के मध्य भाग में उत्तर की ओर 9वें भाग में 100 धनुष लंबा तथा इससे आधा चौड़ा राजगृह बनाया गया। उसके पश्चिम की ओर उसके आधे भाग में अंतःपुर निर्मित किया गया। अंतःपुर की रक्षक सैन्य का स्थान उसके निकट ही रखा गया। राजगृह के सम्मुख राज उपस्थान गृह था, जहाँ बैठकर सम्राट, सेनापति और अभिलषित जनों से मिलते थे। राजगृह से दाहिनी ओर कोष, शासनकरण, अक्षपटल, कार्यकरण निर्मित हुआ। बाईं ओर सम्राट के गज, रथ, अश्व के लिए स्थान बनाया गया। राजगृह के चारों ओर कुछ अंतर पर 4 बाड़ें लगाई गईं। पहली बाड़ शकटों की, दूसरी कांटेदार वृक्षों की शाखा की, तीसरी दृढ़ लकड़ी के स्तंभों की, चौथी पक्की ईंटों की चुनी हुई थी। प्रत्येक बाड़ में परस्पर 100-100 धनुष का अंतर था। पहली बाड़ के भीतर सामने की ओर मंत्रियों और पुरोहितों के स्थान थे। दाहिनी ओर कोष्ठागार, महानस और बाईं ओर कूप्यागार और आयुधागार था। दूसरी बाड़ के भीतर मौल, भृत आदि सेनाओं के उपनिवेश थे तथा गज, रथ और सेनापति के स्थान थे। तीसरी घेरे में हाथी, श्रेणीबल तथा प्रशास्ता का आवास था। चौथे घेरे में विष्टि, नायक तथा स्वापुरुषाधिष्ठित मित्र सेना एवं आठविक सेना थी। यहीं व्यापारियों, वणिकों, वैश्याओं के आवास तथा बड़ा बाजार थे।
बहेलिये शिकारी बाजे तथा अग्नि के संकेत से शत्रु के आगमन की सूचना देने वाले ग्वाले आदि के वेश में छिपे हुए रक्षक पुरुष बाहर की ओर रखे गए थे। जिस मार्ग के द्वारा इस कंदहवार पर शत्रु द्वारा आक्रमण की संभावना थी, उस मार्ग में गहरे कुएं खाई आदि खोद खोद कर घास फूस से ढांप दिए गए थे। कहीं कहीं कांटे लोहे की कीलें ठुके हुए तख्ते बिछा दिए गए थे। इस कंदहवार पर पहरे के लिए 18 वर्गों का आयोजन था। कुल सेना मौलभृत 6 वर्गों में विभाजित थी। प्रत्येक के 3-3 अधिकारी थे, पदिक, सेनापति और नायक। प्रत्येक सेना के अपने अपने अधिकारी की अधीनता में 3-3 वर्ग होकर 6 प्रकार की सेनाओं के इस प्रकार 18 वर्ग थे। यही सब बारी बारी से प्रतिक्षण इस कंदहवार की रक्षा सावधान रहकर करते रहते थे। शत्रु गुप्तचरों की तथा शत्रु की गतिविधि का निरीक्षण करने को गूढ़ पुरुषों की नियुक्ति थी। सैनिकों को लड़ने, झगड़ने, पानगोष्ठी करने, जुआ आदि खेलने का नितांत निषेध था। इस कंदहवार के बाहर भीतर आने जाने के लिए राजमुद्रा का कड़ा प्रबंध था। बिना आज्ञा युद्ध भूमि तथा इस कंदहवार से भागने वाले सैनिक को शून्यपाल तुरंत बंदी कर ले, ऐसी कठोर राजाज्ञा प्रचारित कर दी गई थी। कंटक शोधनाध्यक्ष बहुत से शिल्पी, कर्मकर और उनके प्रधानों के साथ मार्ग की रक्षा, जल प्रबंध, मार्ग स्थापन, जंगल साफ करने और हिंसक प्राणियों को इस कंदहवार से दूर भगाने में सतत संलग्न था। 139 प्रयाण। स्थान, आसन और गमन का ठीक ठीक विकल्प कर ग्राम, अरण्य आदि अध्वनिवेश में ईंधन, धान्य, जल, घास आदि की समुचित व्यवस्था प्रबंध कर भोजन, वस्त्र, शस्त्रास्त्र को यत्नपूर्वक सुरक्षा में संग ले मुहूर्तिकों से नक्षत्र दिखा मागध सैन्य सहित सम्राट ने प्रयाण किया। सेना के अग्रभाग में 10 सेनापतियों का नायक, बीच में अंतःपुर और सम्राट, इधर उधर शत्रु के आघात को रोकने वाली अश्वारोहिणी सैन्य चली। सेना के पिछले भाग में हाथी चले। अन्न, घास, भूसा आदि सामग्री सब ओर से ले जाया जाने लगा। जंगल में उत्पन्न होने वाला आजीविका योग्य अन्न, घास आदि सामग्री संग्रह होती चली। अन्न, वस्त्र आदि व्यवहार्य साधन लगातार छकड़ों हाथियों पर लद लद कर सेना के साथ चले। आसार अपसार को सुरक्षित कर सबसे पिछले भाग में सेनापति पर्याय से अपनी अपनी सेना के पीछे नियत हो चले। सेना का अग्रभाग मकर व्यूह रचकर पश्चात भाग शकट व्यूहबद्ध होकर आगे बढ़ा। पार्श्वभाग की सेना वज्रव्यूह से तथा चारों ओर का बही सैन्य सर्वतोभद्र व्यूह में बद्ध हो आगे बढ़ा। कहीं कहीं तंग घाटियों में, दरारों में सूची व्यूह भी बनाना पड़ा। इस प्रकार सर्वतोभावेन रक्षा व्यवस्था क्रम स्थापित कर मगध सैन्य ने प्रयाण किया। पहले कुछ दिन प्रतिदिन 1 योजन, फिर 2 योजन मार्ग सैन्य ने काटा। धन धान्य से समृद्ध शत्रु के नगरों को नष्ट करते हुए पृष्ठ स्थित केंद्रों तथा शत्रु और अपने देशों के मध्यवर्ती सामंतों एवं उदासीन राजाओं को साम, दाम, दंड, भेद नीति से वशवर्ती करते हुए, संकट विषम राह को साफ करते हुए कोष, दंड, मित्र, शत्रु, आटविक सैन्य, विष्टि और मुख्य सैन्य सबकी सुख सुविधा और अनुकूल ऋतु का विचार कर सम्राट कभी धीरे धीरे, कभी द्रुत गति से वैशाली की ओर अग्रसर हुए। कभी हाथियों द्वारा छिछली नदियों को पार किया, कभी नदी में स्तंभ संक्रम करके, कभी सेतु बंधन, कभी नाव, लकड़ी तथा बांस के बेड़े बनाकर, कभी तुम्बी, चर्मकांड, दूती, गंडिका और वेडिका आदि साधनों से मागध सैन्य ने नदियों को पार किया। कठिन मार्गों, भारी दलदल, गहरे जल, गुफा, पर्वत आदि को पार करती हुई, पर्वतों पर चढ़ती उतरती, तंग पथरीले विषम पहाड़ी मार्गों पर होती हुई, भूख, प्यास और थकान से खिन्न हो बीच बीच में सुस्ताती, ज्वर, संक्रामक महामारी तथा दुर्भिक्ष की बाधाओं को सहन करती, बीमार, पैदल, हाथी, अश्वों के साथ मागध सैन्य आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे सेना ने इस कंधावार में प्रवेश कर वहां उपनिवेश किया। निरंतर आने वाली मागध सैन्य का राजगृह और वैशाली के बीच राजमार्ग पर तांता लग गया। 140 शुभ दृष्टि। तो हमें कल ही उल्काचेल चल देना चाहिए, सिंह ने कहा। निश्चय, क्योंकि हमें संपूर्ण गंगा तट का सैनिक दृष्टि से निरीक्षण करना है, फिर मिही के सब दुर्गों को एक बार देख डालना है। हम 11 नायक चलेंगे, तभी ठीक होगा मित्र सिंह। गांधार काप्यक ने कहा। परंतु मित्र काप्यक, मिही का ही तट हमारे अधीन है।
दूसरे तट से हमारी नावों के प्रयोगों को शत्रु के गुप्तचर देख सकते हैं। ये तो असंभव नहीं है। तब क्यों न मरकट ह्रद सरोवर में रणतरी के प्रयोग किए जाए? ये अधिक अच्छा होगा। वहीं पर हम रणतरियों का परीक्षण, सैनिकों का शिक्षण और नाविकों का संगठन कर डालेंगे और वहीं से आवश्यकता होने पर मिही तट पर उन्हें भेजना प्रारंभ कर देंगे। परंतु हमें अधिक से अधिक लौह शिल्पियों को एकत्र करना चाहिए। जो हो, हमें सूर्योदय से प्रथम ही उल्का चेल चल देना चाहिए। तो मित्र काप्यक, तुम साथ के लिए थोड़े से चुने हुए गांधार सेनानी ले लो। अच्छा है, राह घाट वे देख लेंगे। यदि हम एक पहर रात्रि रहे चल दें तो मार्ग के शिविरों को देखते भालते हम 2 दंड दिन चढ़े तक उल्काचेल पहुंच जाएंगे। वहां के घाट रक्षक अभीति को मैंने संदेश भेज दिया है। वो हमारा स्वागत करने को तैयार रहेगा। काप्यक ने कहा, फिर ऐसा ही हो। नदी तट पर धीरे धीरे घूमते हुए सिंह और काप्यक गांधार में ये बातें हुईं और दूसरे दिन वे मध्याह्न तक उल्काचेल जा पहुंचे। चुने हुए 50 गांधार अश्वारोही उनके साथ थे। उपनायक अभीत ने आगे बढ़कर सिंह और उपनायक काप्यक का सैनिक अभिवादन किया तथा गांधार सैनिकों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा, मैं उल्काचेल में आपका और आपके मित्रों का स्वागत करता हूँ। मेरे उपनायक अशोक आपको यहाँ सेना व्यवस्था का संपूर्ण विवरण बताएंगे, परंतु मैं चाहता हूँ कि मुख्य स्थान में आपको दिखा दूँ। मैंने अपने और शत्रु के दुर्ग का जो मानचित्र तैयार किया है वो ये है। इससे आप सब बातें जान लेंगे। इसमें यह भी लिख दिया है कि कहाँ हमारी कितनी सेना है। ये बड़े काम की वस्तु होगी नायक, सिंह ने कहा। अभीति नायक बोले, आपकी आज्ञा अनुसार दक्षिण सेना के बहुत से नायक उपनायक सेनानी भी उल्काचेल आप पहुंचे हैं। आप पहले भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर उनसे बातचीत करना ठीक होगा। ऐसा ही हो नायक, सिंह ने मानचित्र पर ध्यान करते हुए कहा। फिर सब लोगों ने स्नान भोजन कर थोड़ा विश्राम किया। पहर दिन रह गया था जब सिंह ने दक्षिणी सैन्य के सेनानियों में से एक एक को बुलाकर आदेश देने प्रारंभ किए। सिंह ने उनके सैन्य बल के संबंध में सारी बातें पूछी और एक तालपत्र पर लिखते गए। सूर्यास्त तक ये काम समाप्त हुआ। स्वच्छ चांदनी रात थी। नायक अभीति ने कहा, इस समय गंगा तट के कितने ही नवनिर्मित दुर्गों का परीक्षण किया जा सकता है। यदि विश्राम की इच्छा न हो तो मैं नाव मंगाऊं। सिंह ने कहा, विश्राम की कोई बात नहीं है नायक, तुम शीघ्र नाव तैयार कराओ। नायक अभीति, सिंह और काप्यक तीनों आदमी नाव में जा बैठे। तीर तीर नाव चलने लगी। सामने गंगा के उस पार पाटली ग्राम में मागध शिविर पड़ा था। उसमें जलती हुई आग का प्रकाश मीलों तक फैला दिख रहा था। नाव धीरे धीरे गंगा में ही संगम पर दिधिवारा की ओर जा रही थी। नाविक सब सावधान और अपने कार्य में दक्ष थे। गंगा में व्यापारिक बड़ी छोटी नावें और माल से भरी नावें तैर रही थीं। किसी किसी नाव में दीपक का क्षीण प्रकाश भी प्रकट हो रहा था। गंगा किनारे के सब दुर्गों में पूर्ण निस्तब्धता छाई थी। न प्रकाश था न शब्द। अभीति की इस संबंध में कड़ी आज्ञा थी। दिधिवारा तक कुल 5 दुर्ग वज्जियों के थे। सेना नायकों ने सभी का निरीक्षण किया। नाव को घाट तक लगते देखते ही प्रहरी पुकार कर संकेत करता। नाव पर से नायक संकेत करता। प्रहरी तत्काल दुर्गाध्यक्ष को सूचना देता और ये नाविक चुपचाप नाव से उतरकर दुर्ग का निरीक्षण कराते तथा अध्यक्ष को आवश्यक आदेश दे आते। घाट से दुर्ग तक के मार्ग गुप्त और घूम घुमौअल बनाए गए थे। अपरिचित व्यक्ति का वहां पहुंचना शक्य न था। सैनिक नावें इस प्रकार छिपाकर रखी थीं कि उस पार से तथा इस पार से भी उन्हें देख पाना शक्य न था। विशाल मरकट ह्रद को एक छोटी सी टेढ़ी नहर द्वारा नदी से मिला दिया गया था। आवश्यकता पड़ने पर सब नावें सैनिकों सहित क्षण भर में गंगा की बड़ी धारा में पहुंच सकती थीं। यद्यपि ये निरीक्षण बिना सूचना के हो रहा था, परंतु प्रत्येक प्रहरी सावधान एवं सजग था। पहर रात गए सेनानियों की नौका दिधिवारा के दुर्ग में जा पहुंची। ये औरों से बड़ा था। यहाँ की व्यवस्था भी उत्तम थी। दोनों नवीन नायक सैनिकों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रहे थे। पौ फट रही थी जब ये सेनानी उल्काचेल पहुंचे। पीछे लौटकर सिंह ने कहा, नायक अभीति, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं मित्र, तुमने यथेष्ट व्यवस्था की है। नायक ने हंसकर सेनापति का अभिवादन किया। इसके बाद सबने विश्राम किया। दिन भर जयराज के चर शत्रु सेना का संवाद लाते रहे। उससे विदित हो गया कि बिंबिसार अभी सेनापति भद्रिक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मगध सम्राट अभी युद्ध प्रारंभ करने का निर्णय नहीं कर पाए हैं। रात को फिर
तीनों सेनानी गंगा के नीचे मिही और गंगा के संगम पर स्थित दुर्गों को देखने चले। ये एक रात में समाप्त नहीं हो सकता था। वे दिन भर किसी दुर्ग में विश्राम करते और रात में देखी बातों के संस्मरण लिखते। संध्या होने पर फिर आगे चलते। वे तीसरे दिन बागमती संगम तट पर के दुर्ग में पहुंचे। भट्टों की तत्परता और सतर्कता पर सेनानियों ने संतोष किया। उन्हें आवश्यक आदेश दिए और तक्षशिला की नई रणचातुरी सिखाने के लिए उन्हें उल्काचेल आने को कहा। अभी महानदी के दुर्गों को देखना शेष था। एक दिन उल्काचेल में तरुण सेनानियों ने विश्राम किया तथा आवश्यक आदेश वैशाली और भिन्न भिन्न केंद्रों को भेजे। दूसरे दिन चंद्रोदय के साथ ही काप्यक और सिंह ने मिही की ओर नाव छोड़ी। दिधिवारा के संगम से ऊपर धार तीव्र थी, इसलिए घूमकर नौका ले जानी पड़ी। मिही के पूर्वी तट पर हरी घास का मैदान था, जहाँ सहस्त्रों गायें चर रही थीं। बीच में आदमियों और पशुओं के लिए छोटी छोटी कुटियां बनी थीं। वे लिच्छवी और अलिच्छवी दोनों थे। 4 दिन में मिही के दुर्गों का निरीक्षण हुआ। उन्हें नायक शांतनु और उसके 8 उपनायकों को सौंप दिया गया, जिससे वे नाविकों को नवीन कौशल सिखा सके। ये करके दोनों मित्र फिर उल्काचेल चले आए। यहाँ से काप्यक तो कुछ नौ सुधार के लिए वैशाली चले गए और सिंह ने सेनानियों को नौ युद्ध के कुछ नवीन और गुप्त रहस्य सिखाए। 8 दिन में ये कार्य संपन्न हुआ। अब सिंह ने अपने संपूर्ण कार्य का विवरण महाबलाध्यक्ष सुमन के पास वैशाली लिख भेजा। बलाध्यक्ष पश्चिमी और पूर्वी सीमांत पर 9 युद्ध की नवीन पद्धति की परीक्षा की बात जानकर अति संतुष्ट हुए। अब सिंह ने अपना ध्यान दूसरी ओर किया। जयराज को उन्होंने लिखा कि चरों की संख्या बढ़ा दी जाए और सोन तट और गंगा तट पर शत्रु जो नई कार्रवाई कर रहा है, इसकी क्षण क्षण की सूचना हमें मिलती जाए। सिंह ने यत्नपूर्वक ये भी जान लिया कि राजगृह और उसके मार्ग की रक्षा का क्या प्रबंध किया गया है। जयराज ने अनेक चर परिव्राजक, निगंट, आजीवक, भिक्षु आदि वेशों में कुछ व्यापारी और ज्योतिषी बनाकर शत्रु की ओर भेज दिए। उन्होंने बताया कि चंद्रभद्रिक बड़ी द्रुत गति से राजधानी के दुर्गों की मरम्मत करा रहे हैं तथा गंगा तट से वहां तक उन्होंने उचित स्थानों पर नाकेबंदियां कर रखी हैं। नालंद अम्बालिष्टिका की 2 योजन भूमि में उसकी तैयारियां और भी अच्छी थी। अभिप्राय स्पष्ट था कि चतुर चाणाक्ष चंडभद्रिक को भय था कि लिच्छवी कहीं राजगृह तक न दौड़ जाएं। सिंह सेनापति उल्काचेल लौट आए। चर सिंह के पास क्षण क्षण में सूचना ला रहे थे और मगधराज की संपूर्ण गतिविधि का पता उन्हें लग रहा था। वे सूचनाओं के साथ साथ अपनी योजनाएं भी सेनापति और गणपति के पास भेज रहे थे।